हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये कैपिटल स्ट्रक्चर की एक अप्रोच है और इससे पहले हमने नेट इनकम अप्रोच डिस्कस करी है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच नेट इनकम अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट है। देखते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है बेसिकली वो ये कहती है कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे हम किसी भी तरह का बनाएं, डेट और इक्विटी का, चाहे हम किसी भी तरह के प्रोपोर्शन में उनको लें, किसी क्वांटम में लें, वो किसी भी तरह से वैल्यू ऑफ फर्म को इफ़ेक्ट नहीं करती है और ना ही उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, ना ही मार्केट प्राइस जो है शेयर का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। ये बात नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है। ये हमने स्टूडेंट्स जो नेट इनकम अप्रोच जो हमने पढ़ी थी वो इसके बिल्कुल अपोजिट थी। वो ये कहती थी कि डेट जो है वो चीपर है और अगर हम उसको अपने इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं तो वो टोटल एवरेज जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कम करता है और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इससे बढ़ती है। पर स्टूडेंट्स, ये जो अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, पहले हम इसकी अजम्पशंस देखेंगे। देखिए, इसकी पहली अजम्पशन है द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहाँ पे हम K0 से डिनोट करेंगे। ज़ीरो जो है वो यहाँ पे नीचे लगेगा। ये क्योंकि इसको टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत थी तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स को सही तरह से नहीं लगा रहा था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। इसको हम K0 से डिनोट करेंगे तो ये यहाँ पे K0 है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल K0 रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। जो भी डिग्रीज हैं फाइनेंशियल लिवरेज की, डिग्रीज से मतलब है कि चाहे हम डेट का कितना ही पोर्शन ले, इक्विटी का कितना ही पोर्शन ले, ईदर इट इज़ 50-50 और वी कैन से 70-30 और 40-60, कुछ भी है, उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये उसके इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात यहाँ पे कही हुई है कि देर आर नॉट टैक्सेस। ये हमने पीछे भी पढ़ा था एक बार। हम एनवायरनमेंट को हम कहें कांस्टेंट रखने के लिए ये बात मान के चलते हैं ताकि जो टैक्सेस से जो इफ़ेक्ट पड़ना है वो एक बार न्यूट्रलाइज हो जाए और हम सिर्फ डेट और इक्विटी का कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा वो हम यहाँ पे स्टडी कर सकें, इसलिए ये अजम्पशन मान के चलते हैं। तीसरी अजम्पशन यहाँ पे है द इन्वेस्टर्स वैल्यू the firm as a whole and do not split the value of the firm into value of equity and value of debt। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो अलग अलग तरीके से ये निकाल के नहीं देखते कभी भी कैलकुलेट करके कि इक्विटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है और डेट की वैल्यू कितनी है। वो एज अ होल फर्म की वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द इंक्रीज ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन an increase in the financial risk which cause an increase in the cost of equity। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आपने डेट के प्रोपोर्शन को कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ा दिया तो उससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको हम K0 से डिनोट करते हैं, वो बढ़ जाएगी। ये बात यहाँ पे कहने की कोशिश करी जा रही है, जबकि जो नेट इनकम अप्रोच थी उसमें हमने इसका बिल्कुल उल्टा पढ़ा था कि जो अगर हम डेट जो है वो चीपर सोर्स है और अगर हम डेट को इंक्लूड करते हैं तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होगी। तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट अजम्पशन है जो हम इसमें मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वो जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उतनी की उतनी रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये अजम्पशंस थी। ये हम पहले कोई भी जब थ्योरिस्ट कोई थ्योरी देता है तो वो कुछ एक अजम्पशंस एनवायरनमेंट को कांस्टेंट ताकि वो रहे और जो भी जिन भी चीज़ों का इफ़ेक्ट वो दिखाना चाहता है उनका इफ़ेक्ट अच्छे से दिखा पाए और कोई चीज़ उसको एक बार इफ़ेक्ट नहीं कर रही है ये शो करने के लिए वो कुछ एक अजम्पशंस मान के चलते हैं। तो ये अजम्पशंस हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, अच्छे से उसका क्रक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म
एज अ होल एंड इट डज नॉट स्प्लिट द वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट। ये चीज़ तो हमने अजम्पशंस में ही पढ़ ली थी कि फर्म की जो वैल्यू है वो इन्वेस्टर एज अ होल देखते हैं, इस तरह से नहीं देखते अलग अलग कि ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है और ये वैल्यू ऑफ डेट है। फिर इसके बाद कहा गया है द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, दोनों का जो टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी उसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि सारी जो डिग्रीज हैं फाइनेंशियल लिवरेज की उन सब के लिए ये सेम है। डिग्रीज से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिग्रीज से मतलब है कि चाहे आप उनका रेशो 40-60 लेते हैं, 50-50 लेते हैं, 60-40 लेते हैं, कितनी भी डिग्री आप ले रहे हैं, वो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सब सिचुएशंस में सेम रहेगी। द वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ असर्टेन्ड एज, इस तरह से वैल्यू ऑफ फर्म निकालने की बात कही गई है कि हम वैल्यू ऑफ फर्म किस तरह से निकालते हैं। हमने ये पीछे भी पढ़ा है, जो नेट इनकम अप्रोच हमने जो डिस्कस की थी उसमें वैल्यू ऑफ फर्म का ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, V इज इक्वल टू EBIT/K0। उसके बाद स्टूडेंट्स टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी S इज इक्वल टू V माइनस B, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। V से मतलब यहाँ पे है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, और B से मतलब यहाँ पे है कि वैल्यू ऑफ जो डेट है उसका पोर्शन जो है वो कितना है। इसके बाद है स्टूडेंट्स सॉरी, यहाँ पे V इज इक्वल टू, मैं आपको बता दूँ कि ये V से मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी से नहीं है, V से मतलब वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म से है। ये इक्वेशन ऐसे होती है ना, V इज इक्वल टू S प्लस B। तो यहाँ पे क्या V टोटल वैल्यू होती है, S इक्विटी की वैल्यू, B डेट की वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम सिर्फ S की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इस साइड चला जाएगा। सो वी कैन से दैट S इज इक्वल टू V माइनस B। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, S इज इक्वल टू V माइनस B। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये बात कही हुई है, व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, जब कोई भी कंपनी डेट का प्रोपोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाती है तो फाइनेंशियल रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स को लगता है कि बढ़ गया है। वो बढ़ने से फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो अपने आप में इंक्रीज हो जाती है, वो अपने आप बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है। तो जितना हमने उसको डेट लगा के सस्ता बनाया था उतना ही वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और वो उतनी ही फिर से हमें ओवरऑल कॉस्ट पड़ जाती है। तो ये बात यहाँ पे कहने की कोशिश करी जा रही है कि अगर हम ज़्यादा डेट लगा के अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को या कैपिटल स्ट्रक्चर को चीप बनाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा डेट के इस्तेमाल से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन करते हैं, ज़्यादा हम कहें फ़ायदे की एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो उससे अपने आप जो इक्विटी की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो वो जो कम हुई थी डेट से वो इसको न्यूट्रलाइज कर देती है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो थियरिस्ट है, ये थियरी भी ड्यूरेंट ने दी है, यहाँ पे वो यही बात कहना चाह रहा है कि ये दोनों चीज़ें आपस में न्यूट्रलाइज कर देती हैं और इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और वैल्यू ऑफ फर्म पे, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनसे इररेलेवेंट है। और चाहे हम किसी भी तरह का मिक्स लें डेट और इक्विटी का, उससे हमारे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। वैसे ये इसको हम पूरे सही तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, पूरे फॉर्मूले की डेरिवेशन होती है इसमें, लेकिन क्योंकि आप लोग जो है अभी अंडर ग्रेजुएशन में है तो इसकी डेरिवेशन आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला कैसे आया और कैसे डिराइव हुआ ये पीजी क्लासेस में होता है। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन का फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट अपॉन V माइनस B। ये V माइनस B क्या है, ये यहाँ से लिया हुआ है, S की वैल्यू जो है वो पुट की हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे लिखा हुआ है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कहती है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज़ नहीं होती और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये आपकी फाइनेंशियल लिवरेज से किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं होते। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है डेट और इक्विटी का कोई भी जो
हम कहें रेशो है वो आप ले लीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट हैं, दोनों को ही डिविडेंड ने दिया है। और नेट इनकम अप्रोच तो ये कहती है कि डेट और इक्विटी के मिक्सचर का इफेक्ट पड़ता है, डेट जो है वो चीपर है, अगर हम उसको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करते हैं तो उससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है और उससे वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है। जबकि ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कहती है कि आप डेट और इक्विटी का कोई भी रेशो लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर पे का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर हम डेट को ज़्यादा लेंगे तो डेट के ज़्यादा लेने से जो इक्विटी की जो हम कहें कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और वो डेट ने जिसको कम किया था इक्विटी उसको बढ़ के न्यूट्रलाइज कर देगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नथिंग लाइक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है। इसको स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रखा है, देखिए ये न्यूमेरिकल है। ए कंपनी लिमिटेड हैज़ एन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹80,000 एंड आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ ₹5 लाख एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 12.5%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, 80,000 हमें ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, 4 लाख जो है वो हमें आउटस्टैंडिंग डेट दे रखा है। अब हम इसकी ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हम क्या करेंगे, एक तो नॉर्मल एक बार ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो हम निकालेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम डेट और इक्विटी का मिक्सचर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो 4 लाख रुपीज़ डेट है इसको हम 4 लाख रुपीज़ की बजाय एक बार बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 6 लाख कर देते हैं, तब क्या फ़र्क पड़ता है। और एक बार इसको घटा के मान लीजिए 2 लाख कर देते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। 4 लाख, 6 लाख और 2 लाख तीनों पे हम इसको डिस्कस करेंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को चेंज करने से जो ओवरऑल वैल्यू है फर्म की वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसी भी तरह से इन चीज़ों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो ये नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे दिया हुआ है, नेट ऑपरेटिंग इनकम 80,000 दे रखी थी, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 12.5%। देखिए परसेंट है, 12.5 अपॉन 100 आप करेंगे ये 0.125 हो जाएगा। फिर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो EBIT अपॉन K0 हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें भी की थी, जो पहले वाले वीडियो में नेट इनकम अप्रोच में यहाँ इतना हम कर चुके हैं कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जब हम निकालते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारी कितनी है उसको हम जो हमारा कैपिटलाइजेशन रेट है उससे डिवाइड कर दें तो हमारी फर्म की वैल्यू आ जाती है। तो ये 80,000 अपॉन 0.125 अगर हम करें तो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म क्या है वो 6,40,000 आ जाती है। अब हम इसको अलग अलग बता सकते हैं। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 4 लाख जो है वो डेट है, तो फिर हमारे पास इक्विटी की कितनी बच गई, 2,40,000। तो अगर हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे निकालना चाहते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में किया था, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये फार्मूला यहाँ पे हमने आगे लगा रखा है। मैंने कहा था आपको ये फार्मूला हमें याद रखना है इसके लिए, तो यही फार्मूला है यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर रखा है, EBIT -1 अपॉन V माइनस बी। V जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है, और B जो है वो है कि यहाँ पे हमारी डेट, हमारी टोटल अर्निंग्स कितनी है या डेट की वैल्यू कितनी है या इक्विटी की वैल्यू कितनी है, वो निकाल के हम V = S+B से की जो हमारी इक्वेशन है उससे हम इसको निकालते हैं। तो S हमारी इक्विटी की वैल्यू होती है, B हमारी डेट की वैल्यू होती है। तो ये जो B है वो डेट की वैल्यू है, तो EBIT -1 अपॉन V माइनस बी। तो V वैल्यू ऑफ फर्म हमारी 6,40,000 है, B जो है वो 4 लाख है, 6,40,000 माइनस 4 लाख कितना बनेगा, 2,40,000, ये यहाँ पे निकाला हुआ है। फिर EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 80,000 दिया हुआ है। और उसके बाद है इंटरेस्ट देखिए स्टूडेंट, ये -I है ना, तो आपको I पुट करना है। अब 4 लाख के डिबेंचर्स है, 10% के हिसाब से उनका इंटरेस्ट कितना बनेगा,
40,000 बनेगा, तो 80,000 माइनस 40,000 अपॉन 240, तो ये हमारी आ गई के ई जो इक्विटी कोस्ट जो है उसकी अगर हम बात करें कितनी हमें कोस्ट पड़ रही है इक्विटी की, वो आई है तो वो 16.67 है। ओवरऑल अगर हम निकालें तो दोनों के पोर्शन को ऐड करके ये हमारी 12.5 आ गई। ये भी हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में डिस्कस किया हुआ है, सेम उसी तरह से है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अब देखिए, ये तो हमारी जब हम बात कर रहे थे इस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर की जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में वो है, तो हमारी उस वक्त ये के ई की वैल्यू आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये हमारी आती है वैल्यू ऑफ फर्म। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स जो 4 लाख के हैं इनको 6 लाख के कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 लाख के जो थे ये यहाँ पे 6 लाख के कर दिए, ये चेंज किया है। तो इससे जो हमारी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बची वो कितनी बच गई 40,000। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये 2,40,000 करी थी ये आ गई हमारी 40,000। अब 80,000 माइनस 60,000 अपॉन 40,000 करेंगे तो ये 50% आ गई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हमारी 16.67 थी, डेट को अगर हम 4 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर देते हैं तो वो हमारी अब 50% तक बढ़ गई। यानी जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें ज़्यादा पड़ रही है, वो 50,000 हो जाती है। जबकि बाकी अगर जो ओवरऑल कॉस्ट की हम बात करें तो वो 12.5 ही रहती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये थियरिस्ट ने पहले ही कहा था ड्यूरेंट ने कि अगर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगर हम इसी 6 लाख को जो ये 4 लाख के डिबेंचर्स थे ये हमने 6 लाख के किए थे, अब अगर 4 लाख की बजाय इसको 2 लाख के कर दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब हम डिबेंचर को ज़्यादा करने की बजाय कम कर दें। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये स्टूडेंट्स 80,000 जो है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, ये हमारा कैपिटलाइजेशन रेट, ये हमारी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 6,40,000 उतनी की उतनी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और फिर हमारी डेट की वैल्यू हमने क्या की है, घटा के 4 लाख से 2 लाख कर दी, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारी 4,40,000 बच गई। तो ये जो नीचे हमने फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करनी थी ये 4,40,000 करेंगे हम, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हमारी शुरू में 16.67% थी वो घट के 13.64% बच गई, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तीनों सिचुएशंस में चेंज हुई है, पहले 16.67% थी, फिर उसके बाद इस सिचुएशन में वो घट गई है जब हमने डेट घटाया, जब हमने डेट की वैल्यू बढ़ा दी तो वो 50% हो गई थी। तो जो बात हम कहें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो क्रक्स अपना या जो भी अपना वो क्रक्स बताना चाह रही थी वो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के थ्रू प्रूव किया हुआ है कि इस तरह से अगर हम डेट और इक्विटी के मिक्सचर को चेंज करते हैं तो डेट को बढ़ाने से इक्विटी की जो कॉस्ट है वो बढ़ती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो वैल्यू ऑफ फर्म है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ड्यूरेंट ने बात कही है कि किसी भी सिचुएशन में कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो चीज़ यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश की हुई है। तो देखिए ये जो फिगर है इसमें इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, इसमें ये दिया हुआ है, ये जो 10% है ये नीचे वाली क्या है, डेट की कॉस्ट है, फिर ये जो ऊपर वाली लाइन जो K0 लिखी हुई है ये कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल है, और ये KE है यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये क्या कह रही है, जितना आप डिग्री ऑफ लिवरेज बढ़ाते जाएंगे उतनी ही इक्विटी की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। डिग्री ऑफ लिवरेज का मतलब है जितना आप डेट का प्रयोग या डेट को ज़्यादा इसमें यूज़ करते जाएंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, उतनी ही टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है आपकी बढ़ती जाएगी। ये चीज़ इस फिगर के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे ये कम है इस पॉइंट पे, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही है लिवरेज वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। तो यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। थैंक यू।